नमस्कार, क्लोजिंग कॉल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक और मेरे साथ है मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा और मुंबई स्टूडियो से प्रियंका उत्पल आनंद। बाजार में आज जो शुरुआत हुई थी उससे रिकवरी बेहद शानदार रही है और निफ्टी इस वक्त 19,650 के आसपास कारोबार कर रहा है। निफ्टी बैंक भी कदम ताल कर रहा है। हल्की सी कमजोरी वहां पर रह गई है 11-12 अंकों के आसपास की। इस वक्त अगर आप एडवांस डिक्लाइन को देखेंगे, अगर एनएससी को मामला होता हुआ दिखेगा, लेकिन अब का फ्लेवर आज दिख रहा है। आप देखिए थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच है अभिषेक के एंड पर, लेकिन बाजार में क्या शानदार रिकवरी देखने को मिली है ऑटो स्टॉक्स की। इस मूव में आप बजाज ऑटो 5.5-6% सिंगल डे में हाईएस्ट गेनर दिख रहा है। हाईएस्ट गेनर भी ऑटो पैक्स से ही आज के लिए स्टॉक्स है और क्लियरली अर्निंग्स का जहां जहां इंपैक्ट आ रहा है स्ट्रांगली नंबर्स रिएक्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट अब एंटिसिपेशन में, और सुबह से ही हमने देखा हीरो मोटोकॉर्प में भी तेजी थी। अल्ट्राटेक सीमेंट के नंबर्स अभी अभी आए जब हम हेडलाइंस पढ़ रहे थे, और अब आप देखें बेस इनका लो था क्योंकि कई सारे की ट्रिगर्स थे, वीक मॉनसून का और XYZ, लेकिन उसके बावजूद भी जो नंबर्स थे वो स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स एक्सपेक्टेड थे। मार्जिन भी देखें लगभग 16% मार्जिन, जो 13.5% से बढ़कर वाई EBITDA मार्जिन आया है, और रेवेन्यू और पैट के फिगर्स को भी लाता है। मुनाफा लगभग 1245 करोड़ का था और मुनाफा भी बढ़कर आया 1280 करोड़ का। सो अल्ट्राटेक सीमेंट ये तो इंडस्ट्री का लीडर है, और इससे आप, और सीमेंट में आप दालमिया भारत के पहले नंबर देखे वहां अच्छे आए थे। सीमेंट वीक हुआ भी नहीं था मॉनसून थ्रू आउट के टाइम भी। गौरांग शाह भी हमारे साथ है। गौरांग, सीमेंट के लिए कई सारे बड़े ट्रिगर्स भी थे, और इंफ्रा का पुश और इलेक्शन ईयर्स, और ये तो काफी सुपर्ब नंबर्स हैं अल्ट्राटेक के। आप कैसे देख रहे हैं? प्रियंका, इस शो पर आमंत्रित करने के लिए और आप सभी को शुभ दिन हमारा तरफ से। ये क्षेत्र हमें तब भी पसंद आता था जब बारिश के मौसम में कमूमन यही अनुमान लगाते हैं कि निर्माण कार्य की गति धीमी पड़ती है, लेकिन पिछले कुछ सालों से अगर आप देखें और जिस प्रकार से R&D के तहत जो गीली सीमेंट कंक्रीट पहले कई हफ्ते लगाती थी सूखने के लिए, अब मात्र कुछ दिनों में ही वो गीली सीमेंट सूख जाती है और एक बहुत ही मजबूत सक्षम ढांचा खड़ा होता है। और अगर आप तुलना भी करें हर एक बारिश के मौसम में, जो 3 महीने का बारिश का मौसम होता है, तो पिछले वर्ष से इस वर्ष में भी जो सीमेंट बोरियों का आवागमन हुआ था वो ऊपर के तरफ था। अब एक दिक्कत ये है, छोटी या मध्यम अवधि की बात कर रहा हूँ, 5 राज्य के चुनाव है, अगले साल एक बड़ा चुनाव। कोड ऑफ कॉन्डक्ट आते ही मेरे ख्याल से सभी प्रकार के प्रोजेक्ट्स पर रोक लग जाएगी कुछ समय के लिए, छोटी मध्यम अवधि के लिए, लेकिन उसके पश्चात मेरे ख्याल से निर्माण कार्य फिर से गति पकड़ेगा। ये मैं बात कर रहा हूँ राज्य स्तर पर जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसकी, और केंद्रीय सरकार जो है हमारी उसके तरफ से। लेकिन रियल एस्टेट सेक्टर जो एक सबसे बड़ा खपत करने वाला क्षेत्र है, उसका ढांचा यानी कि दशा और दिशा ठीक लग रही है। प्रोजेक्ट्स काफी आ रहे हैं, निजी कंपनियां केपेक्स कर रही हैं, वहां पर भी सीमेंट की खपत होगी। तो सीमेंट सेक्टर पर कुल मिलाकर के 7 या 8 कंपनियां हैं, दिग्गज और मझौली, जहां पर खरीदारी की राय है। और जो अल्ट्राटेक के ऊपर आपने प्रश्न पूछा है, तो उस पर भी खरीदारी की राय है। क्षेत्र की दिग्गज कंपनी, सबसे बड़ी उत्पादन क्षमता इनके पास है। और हाल ही में कुछ हफ्ते पहले सीमेंट के बोरियों के दाम बढ़े थे, और हमारा अनुमान और आकलन यह कहता है कि आने वाले भविष्य में भी सीमेंट के बोरियों के दाम बढ़ेंगे। लागत खर्च को लेकर के जो दिक्कतें थी वो इतिहास हो चुकी, और मुनाफे के जो मार्जिन है वो यहाँ से और मजबूत होते हुए दिखाई देंगे आप। चलिए ठीक है, तो आपको वैसे भी ये पसंद आता है स्पेस। आप फंडामेंटल राय पहले भी सीमेंट स्टॉक्स पर देख चुके हैं, और आप नंबर्स के बाद देखें अल्ट्राटेक में हरी कैंडल्स, ग्रीन कैंडल्स बनते हुए ऊपर की तरफ 1.5% की तेजी आप देख भी रहे हैं। और सीमेंट में आप देखें तो आज सुबह भी अच्छे खासे, जब बाजार वीक था तो सीमेंट के कुछ काउंटर्स है जिनमें वीकनेस नहीं थी। इनफैक्ट उसमें शॉर्ट्स कवर हो रहे थे, चाहे इंडिया सीमेंट्स हो, अंबुजा सीमेंट एक कंसोलिडेशन के बाद हो, क्योंकि पूरे स्पेस के नंबर्स ठीक ठाक आने और रब ऑफ दिखता है स्पेस पे भी। चलिए, ये तो बात हुई सीमेंट स्पेस की, लेकिन ओवरऑल बाजार में जो आज एक स्मार्ट रिकवरी हमने देखी, ऑटो लेड रिकवरी थी, बैंक्स ने पार्टिसिपेट किया, हालांकि थोड़े से गेन्स अभी इरोड हुए हैं पिछले कुछ मिनटों में, लेकिन क्लियरली
अर्निंग्स जहां जहां आई, नेस्ले ने डिविडेंड 140 रुपए, स्टॉक स्प्लिट की न्यूज़ और अच्छे नंबर्स के बाद आपने देखा नेस्ले में मूव देखने को मिली। बजाज ऑटो का इम्पैक्ट आपको पूरे रब ऑफ पूरे ऑटो में, टू व्हीलर स्पेस में तो दिख ही रहा है, अदरवाइज दूसरे ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स का भी एक मोमेंटम सुधरा। तो रिकवरी अच्छी प्ले हुई और इसी रिकवरी के ट्रेड में अब आगे के लेवल्स इंडेक्स पर क्या दिखते हैं, स्टॉक्स कौन से हमारे एक्सपर्ट्स रेकमेंड कर रहे हैं, ये बात करने के लिए हमारे साथ पैनल पूरा तैयार है। नागराज शेट्टी, कपिल शाह और आदित्य अरोड़ा है हमारे साथ। नागराज से शुरुआत करते हैं। नागराज, क्विकली इंडेक्स पर अपना व्यू बताएं। हम सपोर्ट से अच्छा खासा हमने, हालांकि सुबह का ट्रेड में तो दोनों तरह के ट्रेड मेक और ब्रेक की बात हो रही थी, लेकिन एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे थे कि पुल बैक के मौके ढूंढने चाहिए। अब जो पुल बैक आ गया है, क्या लॉन्ग के ट्रेड्स पे सस्टेन्ड रहे, उन्हें होल्ड करके रखे और यहाँ से क्या नए ट्रेड्स भी इनिशिएट किए जा सकते हैं? हाय, गुड आफ्टरनून प्रियंका जी। जो मार्केट का आज का अपसाइड जो रिकवरी कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि मार्केट में अभी भी स्ट्रांग बाइंग नीचे स्तर से एमर्ज हो रहा है। टेक्निकली थोड़ा कुछ वीक लग रहा था कल तक। आज का जो बाइंग कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि 19,500 टू 19,300 तक के आसपास से एक स्ट्रांग बाइंग जोन है, और जब भी मार्केट उधर तक गिरेगा इन शॉर्ट टर्म में, मेरे ख्याल से एक अच्छा खासा अपसाइड बाउंस आने की कोशिश करेगा। और 19,700 के आसपास एक छोटा सा रेसिस्टेंस है। इंट्राडे रिकवरी के बाद उधर ही थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है मार्केट। मेरे ख्याल से इवेंचुअली ये जो एरिया अपसाइड ब्रेकआउट रहेगा, वापस जो दायरा था 19,850 का, उधर तक एक इंडेक्स जा सकता है। शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेंड तो पॉजिटिव है मेरे ख्याल से, डिस्पाइट आज के जो छोटे से कंसोलिडेशन है और सुबह के वीकनेस है। जो रिकवरी और ओवरऑल चार्ट पैटर्न मुझे इंडिकेट करता है कि आगे वाले दिनों में एक अपसाइड बाउंस दिखने को मिलेगा और 19,850 900 के आसपास तक निफ्टी जा सकता है। ओके, ठीक है। आप कह रहे हैं कि निफ्टी वापस से 850 तक जा सकता है। कल और आज में एक ही चीज़ कॉमन है, कल 11:30 बजे के बाद से बाज़ार टूटना शुरू हुआ था, आज से बाज़ार चलना शुरू हुआ है। तो कल जितना फॉल था, अगर उसको भी 100% हम रिकवर कर लेना, तो जो कल का डैमेज था वो कंप्लीट हो जाएगा, तो मार्केट उसी रिदम में वापस आ जाएगा। आज आप देख रहे हैं सेम टाइम पे कल मार्केट यहीं टूटा था, सेम टाइम पे आज बाज़ार थोड़ा रिकवरी दिखा रहा है। बट नहीं, अब तक क्लोजिंग नहीं हुई है, इसलिए ज़्यादा बोलना भी ठीक नहीं है। पहले क्लोज़ हो जाए, उसके बाद इसके बारे में चर्चा की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अब ज़रा कुछ स्टॉक्स और पकड़ने की कोशिश करते हैं जहाँ पर आज मोमेंटम अच्छा है। बजाज ऑटो की बात हुई थी आज सुबह कि आप इसको होल्ड करके रखना, ये अपने प्रॉफिट्स को गवाएगा नहीं और प्राइस एक्शन स्ट्रॉन्ग रखेगा। मेरे साथ दो मेहमान हैं टेक्निकल्स, उनसे मैं ज़रा पता कर लेता हूँ। 6.5% ऊपर है। जब ये बात हम आपसे कह रहे थे उस समय वो 4% ऊपर था, और ये बात भी हमने कही थी डाटा को देख के कि 3% से नीचे तो जाएगा ही नहीं है। अब मेरे को ये पता करना है कि 6% इंट्राडे रिजल्ट का इम्पैक्ट हो गया पूरा, या फिर ये कल तक जाएगा। आदित्य ज़रा हेल्प कीजिए। अभी तक की तो रणनीति समझ में आई है कि जिन्होंने होल्ड किया उनको 6% आ गया। कल के लिए भी लेके जाएं क्या इस शेयर को? देखिए, अगर कल के लिए लेके जाना है तो मैं कहूंगा कि अभी इसमें बने नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ऊपर के अभी रेजिस्टेंस लेवल पे पहुंच चुका है। तो शायद कल के टाइम बहुत अच्छी तेजी नहीं देखने को मिले, बट अगर नजरिया 1 महीने का है तो बिल्कुल इसमें बने रहना चाहिए। 5% की और तेजी देखी जा सकती है, और स्टॉप लॉस लगाना चाहिए इसमें 5,200 का। तो एक काम हम ये कर लेते, पहले मेहमानों से ज़रा ट्रेडिंग कॉल्स ले लेते। मैंने पहले ही शेयर पूछ लिया, थोड़ा एक्साइटमेंट था मेरा इसलिए, लेकिन मैं ज़रा टेक्निकल कॉल्स पहले ले लेता हूँ, उसके बाद फिर हम एक एक करके और शेयर्स पे भी चर्चा करेंगे। इस कार्यक्रम में आपको बेहतरीन BTST और कुछ बेहतरीन शेयर्स के बारे में चर्चा, उसका एनालिसिस में देखने को मिलेगा। कपिल जी, आपसे शुरू करते हैं। आप अपने ज़रा ट्रेडिंग कॉल्स पहले बताइए। गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो सबसे मेरा ट्रेडिंग कॉल पहला रहेगा MFSL का। तो MFSL का एक स्ट्रॉन्गली स्ट्रक्चर रहा हुआ है, और रिसेंटली हमने उसके पैटर्न देखी हुई कि 2023 से, यानी जो अपना जनवरी या फिर फरवरी में कुछ लो बना, तो वहां से मार्केट ने काफी अच्छा मूव किया हुआ है। तो जब भी स्टॉक गिरा हुआ है 8% के अराउंड गिरा, और वहां से हमें रिबाउंड देखने मिला हुआ है। तो अभी का जो इसका करेक्शन था वो भी 8% के अराउंड था। काफी सारे टेक्निकल फैक्टर्स, मूविंग एवरेज के सपोर्ट लेवल यहाँ पे देखने मिल रहे थे। तो 940 के लेवल पे हमारा यहाँ पे बाय का कॉल बनता है, 920 का स्टॉप लॉस रहेगा, और टारगेट हमें 980 का देखने मिल रहा है।
दूसरा जो स्टॉक मेरा पिक रहेगा वो है EBFRL। टेक्सटाइल के सेक्टर्स में थोड़ी बहुत मोमेंटम देखने मिली हुई है। EBFRL का इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर नहीं रहा हुआ था पहले, और पहले भी उसने एक बार फॉल्स ब्रेकआउट दिया था, लेकिन फॉल्स ब्रेकआउट देने के बाद में स्टॉक ने अच्छा सपोर्ट लेवल लिया हुआ है और ये अपनी रीअटेम्प्ट हो रहा है अपने प्रीवियस ब्रेकआउट को ब्रीच करने की, तो उसमें अपनी एक स्ट्रेंथ इंडिकेट करता है। तो यहाँ पे 236 के यहाँ पे बाय का व्यू बनता है, 226 का स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर में टारगेट हमें 256 के आते हुए देखने मिल सकते हैं। 256 का टारगेट आदित्य बिरला फैशंस रिटेल के लिए 237 रुपए पर यह शेयर ट्रेड कर रहा है। बढ़िया मोमेंटम आज हम देख रहे हैं शेयर में। नागराज, आपके लिस्ट में कौन से शेयर हैं, क्या ट्रेड करने की सलाह देंगे आप? जी हाँ, मार्केट के आज के जो मूवमेंट के हिसाब से मुझे लग रहा है कि मार्केट में एक छोटा सा एक रेंज बाउंड एक्शन में ये तेजी रहेगा। मुझे लगता है कि 19,850 के आसपास एक शॉर्ट टर्म के लिए एक बाउंस आने की गुंजाइश है। उनके बेसिस के ऊपर मैं 2 लॉन्ग कॉल देना चाहूंगा। फर्स्ट वन वाज BPCL, सेकेंड वन इज JM फाइनेंशियल। आप चार्टिकली देखोगे BPCL एक लंबी अवधि के एक डिक्लाइन के बाद रिसेंटली 330 के आसपास से एक बॉटम रिवर्सल बना के ऊपर एक सस्टेन कर रहा है, जो कल के छोटा सा कंसोलिडेशन डिक्लाइन के बाद आज वापस रीगेन किया, और मुझे लगता है कि ये अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। 200 DMA के आसपास थोड़ा सा कंसोलिडेशन दिख रहा है, आगे वाले दिनों में इसका एक अपसाइड ब्रेकआउट आने की एक गुंजाइश है। 353 के आसपास ट्रेड हो रहा है, इधर से बाय कर सकते हैं। इसका अपसाइड टारगेट रहेगा 370 का, 343 का एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं। दूसरा है मेरा कॉल JM फाइनेंशियल। चार्टिकली JM फाइनेंशियल एक कई दिनों से एक रेंज बाउंड एक्शन में था, दायरे में था। लास्ट 2 सेशन से दायरे का अपसाइड ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रही है। अराउंड 9230, 9250 के आसपास ट्रेड हो रहा है, इधर से बाय कर सकते हैं। उसका अपसाइड टारगेट रहेगा अराउंड 99 का, और 88 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। 88 का स्टॉप लॉस, 99 का टारगेट JM फाइनेंशियल के लिए। दूसरी जो कॉल है वो है BPCL, 370 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉसेस का विशेष ध्यान रखिएगा BPCL में, क्योंकि क्रूड के इम्पैक्ट वाला ये शेयर है और कई बार ना स्थितियां बदलती हैं रातों रात, तो थोड़ा सा आपको इसमें सावधान भी रहने की जरूरत रहेगी। आदित्य, आपके फोकस में कौन से शेयर हैं, आपका कन्विक्शन कहां पर आ रहा है? देखिए, मेरा कन्विक्शन उस काउंटर पे आ रहा है जो अभी दिवाली पास आ रही है, नवरात्रि का मौसम चल रहा है और काफी फेस्टिव सीजन वाला माहौल चल रहा है, तो इस समय कंज्यूमर डिमांड काफी बढ़ जाती है। शादियों का भी मौसम आ रहा है, तो इस समय कंज्यूमर डिमांड बहुत हाई रहती है, तो मेरा स्टॉक उसी से रिलेटेड है, ABFRL। करेंटली स्टॉक ट्रेड कर रहा है 237, तो उसको बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस रहेगा 224 का और टारगेट रहेगा 255 से लेके 280 का। सेकेंड स्टॉक रहेगा सारेगामा, जिसे 361 पे बाय किया जा सकता है। 340 का रहेगा स्टॉप लॉस और 390 से 430 का रहेगा टारगेट। आज सारेगामा का नाम आया, ठीक है, ये स्टॉक भी अच्छा सर्च किया था लेकिन थोड़ा ब्रीदर लिया था, लेकिन अब फिर से चलना शुरू हो गया है। 390 पहला और 430 दूसरा टारगेट सारेगामा इंडिया पर, ठीक है। और आदित्य बिरला इस बार तो रेंज से ऊपर निकला है, फेस्टिवल सीजन एक बड़ा ट्रिगर जरूर है, लेकिन कुछ दूसरे स्टॉक्स, क्योंकि नेस्ले इंडिया के अच्छे नंबर्स आए और उसके बाद इससे पहले इनफैक्ट आप देखें तो जितने भी रूरल कंजम्पशन से जुड़े स्टॉक्स हैं, चाहे वो 2 व्हीलर स्टॉक्स हो, वहाँ पर अच्छी मूव है। अब FMCG के नंबर्स में भी आपको क्लियरली वो दिख रहा है। तो अर्निंग्स बैक्ड ट्रिगर आने वाले कौन कौन से स्टॉक्स में अभी से ट्रेड कर ले लेना चाहिए? नागराज, एक बार मिड कैप FMCG के कुछ काउंटर्स पर भी नजर डालें और वहाँ पर बताएं कि क्या कहीं अच्छी मूव दिखती है। आप मैरिको, इमामी, इन स्टॉक्स को भी एक बार वॉच आउट कर सकते हैं। जी हाँ, आप मैरिको की स्टॉक की बात करोगे जो कई दिनों से एक डिक्लाइन था, उसके बाद में एक रेंज बाउंड एक्शन दिखने को मिला। छोटा सा एक राउंडिंग बॉटम जैसा फॉर्मेशन हो रहा है मैरिको में। आज भी एक अच्छा खासा अपसाइड रिकवरी दिखने को मिला है। छोटे से अवधि के लिए मेरे ख्याल से ट्रेंड तो पॉजिटिव लग रहा है। आगे वाले दिनों में ये स्टॉक्स उसका जो नेक्स्ट रेसिस्टेंस है अराउंड 565 के आसपास जा सकता है। राइट, तो यहाँ पर एक व्यू मैरिको पर रहता है, लेकिन ऑप्शन का ट्रेड भी अब इंक्लूड करते हैं शो में। हमारे साथ आज जय पटेल होंगे आज ऑप्शन का सेगमेंट बताने के लिए, ऑप्शन का चैंपियन। बताएं जय, गुड आफ्टरनून, क्या है आपके रडार पर आज ट्रेड ऑप्शंस का?
तो गुड आफ्टरनून प्रियंका जी। Good afternoon. तो आज का ऑप्शन स्ट्रेटेजी रहेगी बुल कॉल स्प्रेड ऑन बैंक निफ्टी, बिकॉज बैंक निफ्टी का हम आज चार्ट देखें तो 43,600 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। पिछले कई सेशन से 43,600 का सपोर्ट हमने देखते आए बैंक निफ्टी पर। तो यहाँ से हम बुल कॉल स्प्रेड डेफिनेटली एग्जीक्यूट कर सकते हैं नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी के लिए जो 26 अक्टूबर को है। तो 43,800 का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह होगी। वो अराउंड 349 के वहां पर प्लेस है, और 44,600 का कॉल बेचने की सलाह रहेगी। सेम एक्सपायरी अराउंड सेम एक्सपायरी और कॉल ऑप्शन 44,600 का अराउंड 62 रुपीज में है जो बेचने का होगा। यहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट हम देखें तो 7696 के अराउंड 44% जितना अपसाइड दिख सकता है, और मैक्सिमम लॉस अराउंड 4304 की लेवल पर हम देख सकते हैं जो अराउंड 25% है। तो बेसिकली यहाँ पर ये रणनीति अच्छी रहेगी। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से ये काफी अच्छा माना जाएगा बुल कॉल स्प्रेड बैंक निफ्टी के लिए। तो यहाँ पर मैक्सिमम लागत होगी अराउंड 18,000 रुपए की। तो नेक्स्ट वीक एक्सपायरी के लिए ये मेरी स्ट्रेटेजी रहेगी बैंक निफ्टी पर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ये स्ट्रैटेजी बताने के लिए। आप बैंक निफ्टी पर इंडेक्स पर स्ट्रैटेजी ले रहे हैं। 43,800 यानी ऑलरेडी इन द मनी है ये, उसे खरीदना है और ऊपर की एक कॉल को बेचना है 44,600 की। ठीक है, लेकिन ऑप्शंस का ट्रेड थोड़ा रिस्की होता है, इसलिए अपने रिस्क को असेस करके ही हमारे जो व्यूवर्स है इसमें पोजीशन लें। क्लियरली बैंक्स में इनफैक्ट आज जितने लार्ज कैप बैंक्स और हैवी वेट बैंक्स हैं उनका कोई प्रेशर नहीं है ज़्यादा। आप HDFC बैंक को देखें तो फ्लैट टू नेगेटिव, आधे % की गिरावट ICICI बैंक में, और इनफैक्ट कई सारे प्राइवेट बैंक्स में अच्छी पार्टिसिपेशन, बैंक निफ्टी का कंट्रीब्यूशन जिसकी वजह से आपको रिकवरी भी अच्छी दिखी है। उसमें आरबीएल बैंक जो लगातार परफॉर्म कर रहा है, और आज एक अच्छा कंट्रीब्यूशन इंडसइंड बैंक से भी दिखा। इंडसइंड बैंक के हम इनफैक्ट 2 दिन पहले हम इस स्टॉक को डिस्कस भी करते कि इसमें फ्लोज आ सकते हैं जो रीबैलेंसिंग के बाद, और FIs की एक के लिए रूम बन जाएगा, और आप वो देख भी रहे हैं वो ट्रेड अच्छा प्ले आउट हुआ है। लेकिन आरबीएल बैंक को एक बार डिस्कस करते हैं। इस स्टॉक में धीरे धीरे आपको मूव दिख चुकी है लगभग, अगर पिछले एक हफ्ते में बात करें तो आरबीएल बैंक चला है। क्या इसने रिजल्ट्स को ऑलमोस्ट फैक्टर इन कर लिया है, या अब भी थोड़ा बहुत इसमें कपिल स्ट्रीम बाकी है? बैंकिंग सेक्टर को ओवरऑल असेस करते हैं तो हमने इस बार ऐसा देखने मिला हुआ है कि जो लीडिंग प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर्स है वहां पे उतनी कुछ खास मोमेंटम नहीं आई थी, लेकिन जो सेकंड टायर स्टॉक्स लाइक आरबीएल जैसे बैंक के काउंटर है वहां पे हमें अच्छी खासी मोमेंटम देखने मिली हुई है। स्टॉक का मंथली चार्ट पे एक 240 के अराउंड का लाइन के चार्ट पे एक रेजिस्टेंस लेवल था, वो काफी दिनों से इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि एक मेजर हर्डल के उसका पार हो गया है, जो एक पॉजिटिव साइन लग रही है। और पिछले कुछ दिनों से थोड़ा सा रिट्रेस हुआ है, लेकिन ये रिट्रेसमेंट अपने मूविंग एवरेज और फिर से सपोर्ट लेवल के यहाँ पे आके रुका है। तो 247 पे यहाँ पे चल रहा है। मुझे लगता है कि 238 के स्टॉप लॉस से ये स्टॉक में खरीदी का माहौल बन सकता है। और ऊपर में जो हम देखते हैं तो सबसे पहला रेजिस्टेंस इसका 257 का आता है, और उसके बाद में 270 तक के भी अपसाइड के पोटेंशियल इस स्टॉक में बन सकते हैं। पिच में मैस्टेक के नंबर्स आ गए हैं, साथ ही पीवीआर की मैनेजमेंट भी हमारे साथ एक ही मिनट में जुड़ जाएंगी। पहले मैं जरा मैस्टेक के आपको नंबर्स बता देता हूँ। नंबर्स ठीक नहीं है बिल्कुल भी, और नंबर्स का पुअर परफॉर्मेंस है इन द टर्म्स ऑफ मार्जिन्स, क्योंकि इनके मार्जिन्स 16.5 से घटकर 12.5 के आसपास आए हुए हैं, और दूसरा इनका रेवेन्यू वगैरह भी उतना ठीक नहीं दिख रहा है। तो इसलिए मार्केट इसको थोड़ा पनिश भी कर रहा है। करीब 2% के आसपास की गिरावट आपको यहाँ पर साफ साफ दिख रही होगी। तो कुल मिला के थोड़ा प्रेशर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। खैर आगे बढ़ते हैं। पीवीआर के नंबर्स भी आ चुके हैं, और पीवीआर की मैनेजमेंट से हम बातचीत करते हैं। पीवीआर आयनॉक्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, संजीव कुमार बिजली। वो उनसे हम जरा करेंगे बातचीत और ज़रा समझते हैं कि इस समय बिज़नेस ओवरऑल कैसा चल रहा है। और साथ ही साथ गौरव शर्मा भी हमारे साथ होंगे, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग के और हेड IR करते हैं पीवीआर आयनॉक्स के। दोनों ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर बिजली आपका आज समय देने के लिए, और गौरव सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला 18 स्वदेश के लिए। मैं अगर एक लेमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछूं, एक व्यूअर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछूं मिस्टर बिजली आपसे ही, तो इस समय जो बीच में एक जर्क आया था, बायकॉट बॉलीवुड, थोड़ा और कोविड की प्रॉब्लम्स थी, या धीरे धीरे करके सीमा से थोड़े से लोग दूर हो गए थे, वो सारी प्रॉब्लम्स सेटल डाउन हो चुकी हैं? ये मैं लेमैन के तौर पे पूछ रहा हूँ, मैं नंबर्स की बात ही नहीं कर रहा। नंबर्स को भी मैं पूछूंगा आपसे। नहीं लगता है तो ये है, ऑब्वियसली कोविड का जो था टाइम वो तो खत्म हो ही गया है, वो तो सभी जानते हैं। लेकिन जो मूवीज नहीं चल रही थी, खासकर की हिंदी मूवीज नहीं चल रही थी,
उसका भी टाइम खत्म ही हो गया है, बिकॉज हमने देखा इन द लास्ट क्वार्टर मोस्टली हिंदी मूवीज हैव डन वेल, चाहे जवान हो या गदर हो, OMG 2 हो, छोटी मूवीज भी जो आई हैं जो चली हैं, तो इससे तो ऐसा लगता है कि वो वाला टाइम तो खत्म हो गया है। मूवीज का चलना या ना चलना ऊपर नीचे वो तो बिजनेस का सच्चाई है, मगर ये जो अभी जो छोटी मूवीज और बड़ी मूवीज और मीडियम मूवीज जो चली हैं, उससे तो यही लग रहा है कि लोगों का वापस सिनेमा घरों में आना चालू हो गया है फिर से। ठीक है, इंटरेस्टिंग, आपका जवाब काफ़ी इंटरेस्टिंग है सर। गौरव जी, मैं अब आपसे थोड़ा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पता करना चाहता हूँ। इस समय बिजनेस में जो गाइडेंस है, तो मेरे को थोड़ा सा आइडिया उसका दीजिएगा कि आगे आपकी गाइडेंस मार्जिन्स की कितनी है, और इस समय के मार्जिन्स क्या चल रहे हैं, जरा इसके बारे में बता दीजिए। Q2 में हमारा 22.2% का EBITDA मार्जिन रहा, जो कि कोविड से पहले के टाइम से अगर आप कंपेयर करेंगे तो उससे ज्यादा है। ऑब्वियसली ये Q2 हमारी कंपनी के लिए अभी तक का सबसे अच्छा क्वार्टर रहा है। अगर हम आगे 6 महीने की बात करें, काफी सारी अच्छी मूवीज हैं जो हिंदी, इंग्लिश और तमिल और बाकी भाषाओं में आने वाली है। डिपेंडिंग ऑन वो कैसा परफॉर्म करती है, हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि अगले 3 से 6 महीने में मार्जिन की ट्रेजेक्टरी हमारी मेंटेन रहेगी। ऑब्वियसली ये इस पे डिपेंड करता है कि ओवरऑल मूवीज सिनेमाघरों में कैसा परफॉर्मेंस देती हैं। मिस्टर बिजली, क्योंकि आपको ऐसा माना जाता है कि आप मल्टीप्लेक्स के जनक हैं इंडिया में। PVR इज़ अ फर्स्ट कंपनी जिसने मल्टीप्लेक्स में लोगों को जाना, सिखाना, देखना, मूवीज़ एंजॉय करना, उसके बारे में बताया। क्योंकि अब आपकी कंपनी एक मर्जर में भी है, अब आप आयनॉक्स और PVR कहलाते हैं, PVR आयनॉक्स के नाम से है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपकी पूरी हिस्ट्री के अंदर ये जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, आपने उस पर काफ़ी काम किया होगा, काफ़ी रिसर्च और देखा भी होगा, ये कितना डिस्टर्बिंग फैक्टर है सर मल्टीप्लेक्सेस के लिए? नहीं, मैं तो शुरू से एक ही जवाब देता हूं, क्योंकि मेरे ख्याल से दोनों को एग्जिस्ट करते हैं, दोनों कंटेंट डिलीवर करते हैं, दोनों प्लेटफॉर्म्स OTT और सिनेमाज, मगर ये दोनों एक्सपीरियंस डिफरेंट हैं। तो जैसे अगर आप घर पे खाना खाना चाहते हैं, आप घर पे बना सकते हैं, आप जोमैटो से ऑर्डर कर सकते हैं, स्विगी से ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन आपकी कभी ना कभी बाहर जाने की भी जरूरत होती है। वी आर ऑल ह्यूमन, सोशल ह्यूमन बीइंग्स, तो हमारी जरूरत होती है कि बाहर जाएं, घूमें फिरें, बाहर जाके खाना भी खाएं और बाहर जाके पिक्चर भी देखें। तो मुझे ये दोनों फॉर्मेट डिफरेंट हैं, डिलीवरी ऑफ कंटेंट इज कॉमन, अदरवाइज तो हमारा जो रहने सहने का जो तरीका है वो दोनों मांगते हैं। हम कभी कभी घर भी बैठना चाहते हैं और हम काफी बार बाहर भी जाना चाहते हैं। सो दे बोथ को एग्जिस्ट। तो इसमें ऐसा मुझे कुछ नहीं डेंजर लगता कि आगे जाके वन विल कैनिबलाइज द अदर। ये दोनों को एग्जिस्ट करेंगे फॉर इयर्स टू कम। गौरव जी नमस्कार, अभिषेक बोल रहा हूँ। सर, आपने ना दर्शकों को सिनेमा हॉल में फिर से खींचने के लिए ना कई सारे प्रयास किए हैं, वो अच्छे भी लग रहे हैं। पहले तो आपने फूड एंड बेवरेजेस के प्राइसेस कट किए, ये बताइएगा कि उसका इम्पैक्ट किस तरह से आ रहा है। और दूसरी चीज़, आपने ना अभी PVR पासपोर्ट जो पास लॉन्च किया है, लोग खुश तो हैं, लेकिन जो थोड़े से टर्म्स एंड कंडीशंस है ना कि वीकडेज के लिए हैं, प्रीमियम कैटेगरी के लिए नहीं है, क्या इस पर भी विचार कर रहे हैं या फिर किसी दूसरे तरह कोई पास लाने की योजना बना रहे हैं आप? I don't know if you heard गौरव जी, him. सवाल आपसे सर। अच्छा, नहीं, हम ऐसे कई ऑफर लॉन्च करेंगे। पहले तो जो कंज्यूमर को ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करें। हमने, जैसे कि आपने सही बोला, हमने फूड एंड बेवरेज में वीकडेज के दौरान 99 रुपीज के प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं और वीकेंड्स में फ्री रिफिल ऑफर्स लॉन्च किए हैं। इन ऑफर्स का नतीजा ये है कि लोग ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं और इन स्पाइट ऑफ दीज ये जो प्राइस रिडक्शंस आप जैसा नोटिस कर रहे हैं, इसके बावजूद हमारा जो फूड एंड बेवरेज पे स्पेंडिंग पर हेड है
वो कंपेयर टू लास्ट ईयर सिग्निफिकेंटली बढ़ा हुआ है, विच जस्ट बेसिकली ये दिखाता है कि लोग ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं और ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं। जहां तक कि ये पासपोर्ट प्रोग्राम की बात है, आई थिंक इसका ऑब्जेक्टिव है टू बेसिकली वीकडेज में जब ऑक्यूपेंसी थोड़ी कम होती है तब लोगों को सिनेमा घरों में लाया जाए। ऐसे लोग जो ज्यादा प्राइस कॉन्शियस हैं उनके लिए। हालांकि इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, बट अभी तक का रिस्पॉन्स, हमने अभी 4 ही दिन हुए इसको लॉन्च किया है। थोड़ा और टाइम देखेंगे कि कैसे लोग इसको रिसीव करते हैं, फिर कुछ किसी नतीजे पे पहुंच सकते हैं इस बारे में। बहुत शुक्रिया सर आज हमसे चर्चा करने के लिए और इंडस्ट्री के बारे में भी थोड़ा सा आउटलुक हमसे शेयर करने के लिए। गौरव जी और बिजली जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया आज हमसे बातचीत करने के लिए। चलिए छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो कई सारे ऐसे शेयरों पर चर्चा करेंगे जहां पर एक्शन है और आपके लिए BTST स्ट्रेटजी भी लेंगे। आप कहीं जाएगा नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल्स और अब चलिए क्विकली कुछ और ट्रेड्स भी डिस्कस करते हैं। किर्लोस्कर ब्रदर्स कैपिटल गुड्स के स्पेस के कुछ स्टॉक्स देखते हैं जहां पर अच्छी मूव है और ये लीडिंग स्पेस भी है। किर्लोस्कर ब्रदर्स पे आज लगभग 8% का मूव दिखा है और काफ़ी दिनों के बाद इतनी तेज मूव दिखी है। अर्निंग्स का भी ट्रिगर हो सकता है और ऑफकोर्स ये स्पेस लीडिंग स्पेस रहा भी है। इस वक्त कपिल क्या करना चाहिए, एक बार प्रॉफिट बुक करके निकल जाएं या आपको लगता है राइड करें? जी, किर्लोस्कर ब्रदर्स की ओवरऑल ट्रैजेक्टरी तो काफी पॉजिटिव रही है। बीच में काफी दिनों का पॉज था, एक रेक्टेंगल पैटर्न हम टेक्निकली बोल सकते हैं और रेक्टेंगल पैटर्न का आज ब्रेकआउट हमें आया हुआ है। टेक्निकली हम एक मेजर रूल थियरी फॉलो करते हैं कि जो रेक्टेंगल पैटर्न का उसका जितना दायरा बना हुआ था और वही दायरे को हम ऊपर की ओर शिफ्ट करते हैं तो वहां तभी हमारे टारगेट बनते हैं। तो पहले का जो उसका रेक्टेंगल पैटर्न बना था वो कुछ 923 से लेकर 772 के बीच में हो रहा था, तो 150 रुपए का हमारा एक रेंज यहाँ पे देखने में मिल सकते हैं। और अभी इसी 930 के लेवल के यहाँ पे मैं 150 रुपए जोड़ता हूँ तो 1070 1080 के टारगेट्स ऊपर में आ सकते हैं। तो 1030 भी चल रहा है, तो मुझे लग रहा है कि और भी उसमें अपसाइड पोटेंशियल होनी चाहिए 1070 1080 तक की। किर्लोस्कर ब्रदर्स पर, लेकिन एट द सेम टाइम होटल स्टॉक्स में भी आपको पिछले 2-3 दिन से मूव तो दिख रही है। इनफैक्ट इंडियन होटल्स का ट्रेड भी डिस्कस हुआ था हमारे यहाँ, लेकिन अब दूसरे स्टॉक्स को भी आप देखें तो वहाँ ITC के नंबर्स से पहले होटल स्टॉक, हालांकि उसमें एक पार्ट ही है SOTP वैल्यूएशन में होटल्स का, लेकिन इंडिविजुअली होटल स्टॉक्स अच्छे चल रहे हैं। कोई होटल स्टॉक्स यहाँ पर ऐड करना चाहिए नागराज? जी हाँ, कई दिनों की एक डिक्लाइन के बाद एक अच्छा खासा मोमेंटम में होटल स्टॉक्स, मेरे ख्याल से एक आगे वाले दिनों में होटल स्टॉक्स में एक और भी एक अपसाइड मोमेंटम जारी रहेगी। ओवरऑल पैटर्न मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स में ओवरऑल पैटर्न पॉजिटिव लग रहा है। मेरे ख्याल से और भी एक बुलिश मोमेंटम जारी रहेगी होटल स्टॉक्स में। एक बार दोबारा दोहराएंगे कौन सा स्टॉक आपने ऐड किया और टारगेट्स क्या देख रहे हैं आप? मैं एक पर्टिकुलर स्टॉक्स में नहीं कहा था, ओवरऑल होटल जो सेक्टर्स है, मेजर स्टॉक्स हैं, चार्टिकली अच्छे लग रहे हैं। लेमन ट्री रहने दो या आपका इंडियन होटल रहने दो, चार्टिकली एक अच्छा लग रहा है। एक अच्छा पॉजिटिव पैटर्न के साथ ये मोमेंटम हो रहे हैं। आगे वाले दिनों में एक अच्छा खासा एक अपसाइड मोमेंटम दिखने को मिलेगा होटल स्टॉक्स में। आप अगर इंडियन होटल के बारे में बात करना चाहोगे कि रेंज बाउंड एक्शन के बाद एक डाउनसाइड ब्रेकआउट देने की कोशिश की थी, उसको नाकाम करके एक अपसाइड बाउंस देने की कोशिश कर रही है। ट्रेंड पॉजिटिव है, ओवरऑल पैटर्न पॉजिटिव है। आगे वाले दिनों में उसका जो नेक्स्ट हर्डल रहेगा अराउंड 435 के आसपास। इंडियन होटल्स पर आप लेवल दे रहे हैं और आपको लेमन ट्री भी अच्छा दिख रहा है। ओवरऑल होटल स्पेस में एक अच्छी मूव दिख रही है, तो अगर जिनके पास ये स्टॉक्स हैं अभी होल्ड करके रखें, इनमें मोमेंटम जारी है। और कहाँ मोमेंटम पॉसिबल है, इनफैक्ट खबरों के दम पर एक्शन कहाँ है। एक स्टॉक ऐसा जिसमें खास खबर है और आज ये खबर डिम्पी लाए हैं, बात करेंगे उनसे। बताइए डिम्पी, आई एम श्योर आपने काफी रिसर्च करके स्टॉक लेकर आया होगा। हाँ, रिसर्च भी की है और उसमें एक्चुअली हमारा नेटवर्किंग ज़्यादा काम आ गया रिसर्च से, क्योंकि वो सीधी सी खबर थी। असल में क्या हो रहा है, दिल्ली में एक समिट चल रहा है जिसमें गूगल जो है पिक्सल 8 की तस्वीरें दिखा रहा है, लॉन्च कर रहा है। अश्विनी वैष्णव भी वहीं पे ही हैं, तो तस्वीरें अभी आप सोशल मीडिया पे देखेंगे तो काफ़ी आ गया और ये मेड इन इंडिया होगा।
असल में खबर यह है कि वो जब मेड इन इंडिया है तो गूगल को कुछ पार्ट्स इंडिया में बनवाने पड़ेंगे फ़ोन के, जो पिक्सल 8 वो इंडिया में लॉन्च करना चाह रहे हैं और 2024 में ये फ़ोन लॉन्च होगा। तो उसमें खबर यह है कि डिक्सन टेक्नोलॉजी का नाम है। हमारे को एक अच्छे सोर्स ने ये नाम बताया है कि डिक्सन का नाम ऑलमोस्ट फाइनल है। असल में इसमें 3 नाम हैं। इसमें एक लावा इंटरनेशनल का नाम भी है, इसमें एक फॉक्सकॉन की एक यूनिट है जिसका नाम भारत फाई के नाम है, वो भी है। बट सोर्स ये कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो गूगल के साथ होनी है वो शायद डिक्सन के फेवर में चले जाएं और डिक्सन का नाम ऑलमोस्ट फाइनल होने की कगार पर है। अभी कोई फॉर्मल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, बट ये फॉर्मल अनाउंसमेंट कुछ दिनों में हो जाएगी। और खबर ये भी हाथ लगी है कि डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ के पास क्योंकि अच्छा एक्सपीरियंस है शॉमी, सैमसंग, मोटरोला जैसे कुछ इंटरनेशनल ब्रांड्स का काम करने का, तो इसलिए शायद गूगल इनके साथ कनेक्ट कर जाएगा। तो एक ये खबर हमारे हाथ लगी। ये फ़ोन 2024 में होगा। अभी ये फ़ोन नहीं है, अभी तो प्रोसेसिंग में है। इंडिया के अंदर ये फ़ोन बनेगा, मेड इन इंडिया 100% होगा और गूगल पिक्सल 8 के नाम से ये फ़ोन होगा। तो डिक्सन टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग ये खबर हमारे हाथ लगी है। अभिषेक, ठीक, आज हमारे एक्सपर्ट्स के रडार पर भी ये शेयर था और ये एक बढ़िया खबर है, यहाँ से मददगार साबित हो सकता है। एक बार जरा समझ लेते हैं जरा डिक्सन टेक के चार्ट को। नागराज, अच्छी खबर, पिक्सल फ़ोन अगर डिक्सन बनाती है, हालांकि ये सूत्रों के हवाले से ये सारी की सारी जानकारी है, लेकिन इसके चार्ट्स कैसे लग रहे हैं आपको? जी हाँ, डिक्सन के चार्ट बहुत ही अच्छे लग रहे हैं क्योंकि कंटिन्यूसली आप चार्टिकली देखोगे कंटिन्यूसली एक अप ट्रेंड में है। लेसर छोटे से डिक्लाइन के बाद रिसेंटली और एक अपसाइड मोमेंटम जारी रहा और ये मोमेंटम कंटिन्यू है आज भी। मेरे ख्याल से ओवरऑल चार्ट पैटर्न अभी भी पॉजिटिव है। इतना हाई पे पहुंचने के बावजूद भी उधर एक ओवरऑल चार्ट पैटर्न में कुछ टायरनेस है, रिवर्सल जैसे कोई इंडिकेशन फिलहाल तो नहीं दिख रहा है। मेरे ख्याल से ये अपसाइड मोमेंटम जारी रहेगा और उसका नेक्स्ट जो रेसिस्टेंस रहेगा 5650 का। डिक्सन टेक को लेकर ये व्यू, लेकिन आज एफएमसीजी कंपनीज के लिहाज से आज काफ़ी अहम दिन था। नेस्ले अपने नतीजे जारी कर दिए हैं, HUL ITC का इंतजार है। एक बार नेस्ले के नतीजों को समझ लेते हैं कि किस तरह के आंकड़े आए हैं, वॉल्यूम ग्रोथ के नंबर कैसे आए हैं, क्या की हाइलाइट्स रहे हैं, क्योंकि 3.5% से ज़्यादा की तेज़ी हम नेस्ले के शेयर में देख रहे हैं और वो भी तब जबकि इतने बड़े साइज का ये शेयर है। विनी हमारे साथ है। विनी, बताइए क्या कुछ खास रहा नेस्ले के नतीजों में? तो नेस्ले के ए टाइम जो क्वार्टर के नंबर्स आए हुए हैं वहाँ पे देखें तो वॉल्यूम ग्रोथ में स्लाइट मिस हुई है। वॉल्यूम ग्रोथ इनफर्ड नंबर है 3 to 4%, एक्सपेक्टेशन थी अराउंड 5 to 6%, पर स्लाइट मिस वॉल्यूम ग्रोथ में आ रही है। पर उसके अलावा रेवेन्यू इन लाइन थे, प्रॉफिट्स अबाव एक्सपेक्टेशन और मार्जिन भी काफ़ी अबाव एक्सपेक्टेशन आए हुए हैं। तो ऑल इन ऑल गुड सेट ऑफ नंबर्स है। सिर्फ वॉल्यूम ग्रोथ में थोड़ी मिस हुई थी। प्रॉफिट्स की ये जो हाई जंप देख रहे हैं हम लोग प्रॉफिट में, तो वो क्या है, किसकी वजह से? क्योंकि एक 106 करोड़ का एक्सेप्शनल आइटम है ये टाइम, और ये मेनली था इनडायरेक्ट टैक्स डिस्प्यूट का सेटलमेंट जो हुई थी वहाँ पे। इसकी वजह से 106 करोड़ की एक्सेप्शनल आइटम भी जो है जो फैक्टरिंग हो रही है नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी में भी। उसके अलावा बेटर रियलाइजेशंस है और रॉ मटेरियल कॉस्ट रिड्यूस हो चुके हैं, उसकी वजह से मार्जिन्स में रिकवरी अच्छी दिख रही है। मार्जिन में 250 बेसिस पॉइंट की एक्सपेंशन दिख रही है और EBITDA मार्जिन्स है 24.3% कंपनी के लिए। कंपनी की ई कॉमर्स कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है अराउंड 6% अभी ओवरऑल उनके क्वार्टरली सेल्स में। आउट ऑफ होम कंजम्पशन में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है, कन्फेक्शनरी आइटम्स में भी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिख रही है कंपनी को। और ओवरऑल कंपनी की जो फोकस है वो कंटिन्यू रहेगी, जो उनके स्मॉलर टाउन्स में एक्सपेंशन की और न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में वो फोकस एरिया भी रह रही है। और इसीलिए आउट परफॉर्मेंस दिख रही है नेस्ले में वर्सेस अदर पीयर्स जो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से है। तो इसीलिए नेस्ले की ग्रोथ थोड़ी हायर साइड पे है, पर रेवेन्यू ग्रोथ आ रहा है ये टाइम इन लाइन। 9% की रेवेन्यू ग्रोथ आई हुई है वर्सेस एक्सपेक्टेशन 12%, सो लार्जली इन लाइन ही थी। कमोडिटी आउटलुक जो कंपनी ने दिया हुआ है वो बता रहा है कि मिल्क प्राइसेस आगे जाते हुए वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं स्टेबल रहेंगे, और कॉफ़ी प्राइसेस में भी ये वॉलेटिलिटी थोड़ी चल रही है, तो ये एक फैक्टर है वॉच आउट करने के लिए। ऑल इन ऑल नेस्ले के नंबर्स डिसेंट नंबर्स आए हुए हैं, सिर्फ वॉल्यूम ग्रोथ पे थोड़ी मिस है। शुक्रिया विनी। तो नतीजे अच्छे, आय में 10% का, मुनाफे में भी बढ़िया जंप, और अच्छी चीज़ ये है कि अब ना लिक्विडिटी और बढ़ जाएगी स्टॉक की। 1:10 के रेशियो में स्टॉक स्प्लिट को बोर्ड ने मंजूरी दी है और 140 रुपये का बढ़िया डिविडेंड का भी ऐलान किया है। उसके चलते हम शेयर को सपोर्ट देख रहे हैं। 3.5% ऊपर है। कपिल, नेस्ले 3.5% ऊपर है, ये क्या अभी और ये चलेगा, यहाँ से भी तेजी की गुंजाइश है, या फिर
तेजी थोड़ी ज्यादा हो गई अब। बेसिकली मैं ओवरऑल सेक्टर को दिखता हूँ निफ्टी एफएमसीजी, तो निफ्टी एफएमसीजी अभी के माहौल में काफी सुस्त रहा हुआ है। और हालांकि जब भी मार्केट एक अच्छा परफॉर्म करती है तो डिफेंसिव सेक्टर थोड़े से स्लो डाउन हो जाते हैं, लेकिन एफएमसीजी सेक्टर्स में मुझे कुछ एकदम डिसिसिव ब्रेकआउट अभी तक तो नहीं देखने मिल रहा है। हाँ, लेकिन इसके एफएमसीजी काउंटर्स के अंदर कुछ गुने चुने स्टॉक्स है जहां पे काफी अच्छी मोमेंटम देखने मिली थी। उसमें से नेस्ले है, टाटा कंज्यूमर से रहे हुए, वहां पे अच्छी खासी मोमेंटम रही हुई है। लेकिन शॉर्ट टर्म में अगर मैं दिखता हूँ नेस्ले में, तो थोड़ा सा एक्सटेंडेड मूव आ गया है। और नॉर्मली जब भी ऐसे डिफेंसिव काउंटर में जब भी एक्सटेंडेड मूव आ जाता है तो थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट लाजमी बनता है। तो मैं इसके रिजल्ट के चलते हुए जो आज 4% मोमेंटम में आया हुआ है, तो इसकी मैं मोमेंटम चेस्ट ना करते हुए थोड़ा सा रिट्रेस होने दूंगा, थोड़ा सा कूल ऑफ आ जाए, उसके बाद में मैं इसमें पार्टिसिपेट करने का सोचूंगा। अभी पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते स्टॉक में। गौरांग से भी समझते हैं कि कौन कौन से स्पेसेस हैं जहां नंबर्स। गौरांग, हालांकि कई सारे स्पेसेस, बिकॉज इसमें अर्निंग्स के ट्रिगर हैं। अब आप यहाँ देखें तो बहुत काफ़ी दिनों से टेक्सटाइल के कुछ काउंटर्स, अब ब्रांडेड फैशन रिटेल के काउंटर्स पिछले हफ्ते से ही चल रहे हैं। इस स्पेस के भी नंबर्स अच्छे हैं और जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मार्केट को केटर करते हैं, इंडो काउंट जैसे, वेल्सपन इंडिया जैसे काउंटर, उनमें भी अच्छी एक मूव दिख रही है। टेक्सटाइल काउंटर्स, ब्रांडेड फैशन रिटेल काउंटर, इस पूरे स्पेस में आपकी टॉप बेट्स क्या है? तो रेमंड्स सबसे प्राथमिकता के रूप में नाम आएगा। और इन्होंने कुछ समय पहले जो लिनन की एक बहुत बड़ी रेंज बाजार में उतारी थी, वो उपभोक्ताओं को काफी पसंद आई और बहुत बड़ी मांग है। यहाँ पर रियल एस्टेट सेक्टर से भी जुड़ी हुई एक टेलविंड खबरें रेमंड्स के साथ जुड़ी हुई है। इसके अलावा वर्धमान टेक्सटाइल्स है, केवल किरण क्लोथिंग नामक एक कंपनी है, आदित्य बिरला फैशन जो कि सीधे सीधे टेक्सटाइल में नहीं बट रिटेल में है। और मेरे ख्याल से जो सबसे आखिर में अधिग्रहण किया, जिसको खबर को लेकर के बाजार में मूल्यांकन को लेकर के थोड़ी बहुत चिंताएं थी, वो अब इतिहास हो चुकी। और हमारा ये मानना है कि जो भी अधिग्रहण करना था आदित्य बिरला फैशन को, वो कमूमन हो चुका है। अब यहाँ से जो करना होगा वो है बड़ी बड़ी ब्रांड्स को कैसे प्रमोट करते हैं और किस प्रकार से ये ज्यादा से ज्यादा बाजार का जो मार्केट शेयर है वो हासिल करते हैं। तो ये कुछ नाम है टेक्सटाइल क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियों पर जहां पर हमारी नजर है। गौरांग ने हमें बताया टेक्सटाइल में भी और आदित्य बिरला फैशन ब्रांडेड रिटेल में भी। आप कुछ स्टॉक्स ले लेते हैं जहां पर अर्निंग्स एक प्रीव्यू समझ लेते हैं। JSW स्टील के भी नंबर्स आने हैं और शीशा कमोडिटीज को ट्रैक करते हैं। स्टील काउंटर्स पर एक प्रीव्यू तैयार किया उन्होंने। JSW स्टील से एक्सपेक्टेशन स्ट्रीट को क्या, अनुमान क्या लगाने चाहिए, आशीषा से समझते हैं। जी हाँ, स्टेडी सेट ऑफ नंबर्स एक्सपेक्टेड है JSW स्टील से इस क्वार्टर में। सीक्वेंशियल बेसिस पर बात करें तो रियलाइजेशंस में कमजोरी देखने को मिल सकती है। स्टील प्राइसेस घटे थे इस क्वार्टर में, जिसके चलते रियलाइजेशंस कम होते हुए नजर आएंगे। एबिटा पर टन या स्प्रेड्स की बात करें तो उसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। की रॉ मटेरियल्स जो होते हैं स्टील मैन्युफैक्चरिंग के लिए, आयरन ओर और कोकिंग कोल, दोनों ही के प्राइसेस घटे थे सीक्वेंशियल बेसिस पर, जिसके चलते स्प्रेड्स इंप्रूव होते हुए नजर आएंगे। आंकड़ों की बात करें तो कंसोलिडेटेड रेवेन्यूज 42,100 करोड़ के आसपास आएंगे, फ्लैट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। लेकिन मार्जिन्स मार्जिनली इंप्रूव हो सकते हैं। 17% पर एबिटा मार्जिन्स एक्सपेक्टेड है वर्सेस 16.7% जो कंपनी ने प्रीवियस क्वार्टर में रिपोर्ट किए थे। स्टील प्राइसेस करीब करीब 2 से 5% से बढ़े थे, जिसके चलते रियलाइजेशंस बढ़ेंगे। लेकिन आयरन और कोकिंग कोल के प्राइसेस घटे थे। कोकिंग कोल के प्राइसेस करीब करीब $50 पर टन से घटे और आयरन ओर के प्राइसेस करीब करीब 400 रुपीज़ पर टन से घटे, जिसके चलते एबिटा पर टन में 15% का उछाल देखने को मिल सकता है। मैनेजमेंट कमेंट्री की बात करें तो मैनेजमेंट का क्या गाइडेंस रहता है फुल ईयर FY24 के लिए प्रोडक्शन और सेल्स का, और रॉ मटेरियल प्राइसिंग पर क्या आउटलुक निकल कर आता है वो भी क्रूशियल रहेगा। ऑल इन ऑल स्टेडी क्वार्टर एक्सपेक्टेड है, एबिटा पर टन में उछाल देखने को मिल सकता है। ये सारा चीज़ें कंपाइल करके लाने के लिए तो ऑफ कोर्स स्टील कंपनियों के लिए इनके इनपुट कॉस्ट, वो तो खैर किसी भी सब्जेक्ट के लिए, किसी भी सेक्टर के लिए इनपुट कॉस्ट बहुत बड़ी होती है, तो यहाँ थोड़ा प्रेशर मार्जिन से ईज आउट होगा। और आप बता रही हैं एबिटा मार्जिन में लगभग 15% तक का ग्रोथ दिख सकती है। तो ऐसे में क्या JSW स्टील पर एक मोमेंटम प्ले आ सकता है? स्टॉक हालांकि चला है मे लो से,
लेकिन उसके बाद अब थोड़े से डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे भी था। जेएसडब्ल्यू स्टील पर क्या करना चाहिए इस वक्त नागराज? जी हाँ, जेएसडब्ल्यू स्टील में ज्यादा कुछ स्ट्रेंथ तो नहीं दिख रहा है अपसाइड बाउंस में। रिसेंट जो अपसाइड बाउंस था वो करीब करीब 800 के आसपास लग रहा है खत्म हो गया। आज भले ही एक अपसाइड रिकवरी दिखने को मिला है रिजल्ट के अनुमान से, मेरे ख्याल से एक छोटा सा कंसोलिडेशन कंटिन्यू रहेगा। 760 टू 800 के जो रेंज है उधर से रेंज बाउंड मूवमेंट रहेगा आगे वाले दिनों में। तो एक रेंज बाउंड मूवमेंट जेएसडब्ल्यू स्टील पे रह सकता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द रुक रहे हैं, जल्द वापस हाजिर होंगे। कुछ बीटीएस ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। आदित्य से काफ़ी देर से चर्चा नहीं हुई है, जरा मैं उन्हीं से समझ लेता हूँ कि कोई ऑप्शंस का ट्रेड ऐसा है जो इंडाइसिस पे हो या उसको बीटीएसटी करके जाया जाए। एक बार आदित्य जरा चेक करेंगे कोई भी ऑप्शंस का ट्रेड अगर आप देना चाहें। कल हमने सुमित मूलचंदानी से पूछा था, उन्होंने 19,600 की जो पुट दी थी ना, आज ज़बरदस्त चली। आप भी ऐसे कोई पुट देख के जाइए ताकि आज ले जाएं, कल उसका पैसा बन जाए। देखिए, मैं सुबह से अच्छा मोमेंटम आया है, नीचे से रिकवरी आई तो इंट्राडे में अच्छा पैसा बन गया। बट फ्रॉम हियर मैं ऐसा मानता हूँ कि इतना जल्दी शायद रिकवरी नहीं आए, बट निफ्टी में ऐसा लगता है शायद बॉटम बन गया है, तो वहां पे हम एक ट्रेड ले सकते हैं। निफ्टी का 19,500 का नवंबर एंड का पुट बेचा जा सकता है। अभी क्योंकि 19,500 पे काफी एक्टिव पुट राइटिंग हो रही है, तो मैं मानता हूँ कि वहां पे एक बेस बन गया है बाजार का, मुश्किल है वो बेस तोड़ना। तो अभी 192 प्राइस चल रहा है उसका, 192 पे बेचा जा सकता है। स्टॉप लॉस रहेगा 340 का और टारगेट रहेगा 0। एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को दिन के शुरुआत में सेम स्ट्राइक में पुट राइटिंग कराई थी, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार कंसल्ट करके डिसीजन लें। क्या ये जो आप राइटिंग करने के लिए कह रहे हैं, कॉल की कह रहे हैं ना सर, 19,500 नवंबर वाली पुट सेल करनी है जो करीब करीब 192 चल रही है। स्टॉप लॉस रहेगा 340 का और टारगेट रहेगा 0। तेजी का व्यू है, तेजी का व्यू है, ऑप्शन राइटिंग का ट्रेड है। हमने लिख दिया। ठीक, ऑप्शन राइटिंग का ट्रेड है। पुट को बेचेंगे यानी कि मंदी को बेच के तेज़ी करेंगे। 192 पे बिक जाएगी, 340 का एक स्टॉप लॉस रखना। अगर ये ऊपर जाएगी तो इसका मतलब वापस से मंदी आ रही है, नहीं तो ये सारी की सारी पुट गल जाएगी, डिप्लीट हो जाएगी और आपको सीधा 192 रुपीज़ पूरे मिल जाएंगे। बस इसमें एक ही चीज़ का है, आपको स्टॉप लॉस रिग्रेसली रखना है और जब पुट राइट करते हैं तो पैसे पूरे मार्जिन देने पड़ेंगे। तो आपका 1 लाख रुपया करीब करीब ब्लॉक हो जाएगा, 1 से सवा लाख रुपया, और 340 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। आपको 190 के 190 रुपये पूरे मिल जाएंगे, क्योंकि टारगेट हम 0 कर रहे हैं यहाँ पे। खैर आगे बढ़ते हैं। एक स्टॉक और भी मैं ज़रा पता कर लेता हूँ मार्केट के अंदर आज क्या उसमें पोजीशंस ली जा सकती है, क्या धीरे धीरे करके पोजीशंस बन रही है उसमें, वो है टोरेंट फार्मा। एक बार ज़रा चेक करेंगे कपिल आप, टोरेंट फार्मा। जी, टोरेंट फार्मा के स्टॉक्स का मैं अभी देख रहा हूँ, तो हालांकि कुछ ही गिने चुने काउंटर्स में कुछ मोमेंटम है, जैसे कि सन फार्मा, वहां पे एक मोमेंटम है, लेकिन टोरेंट फार्मा का पिछले काफी दिनों से मैं देख रहा हूँ तो ऊपर का जो उसका 1950 का लेवल है वो काफी स्टिफ रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, और काफी टाइम पहले भी यहाँ पे काफी सारे रिवर्सल्स पॉइंट हमें देखने मिले हुए थे। तो मेरे लिए ये स्टॉक का साइडवेज मोमेंटम में अभी चल रहा है, और कुछ पॉजिटिव ब्रेकआउट या फिर बाय का व्यू मेरा 1940 या 1950 के ऊपर बनेगा। टोरेंट फार्मा पर ये व्यू। कुछ और स्टॉक्स पर नजरिया लेते हैं। हम देख रहे हैं सोम डिस्टिलरी में बहुत तेज़ी से अचानक से हम देख रहे हैं गिरावट आई है और ये शेयर इस वक्त 10-11% नीचे कारोबार कर रहा है। सोम डिस्टिलरी लेकर आइए स्क्रीन पर। कुछ दिनों पहले हम मैनेजमेंट से भी चर्चा कर रहे थे और ये शेयर हम थोड़ी रौनक देख भी रहे थे। नागराज जरा सोम डिस्टिलरी चेक कीजिए, स्टॉक अचानक से नीचे आया ये। जी हाँ, आज के जो नीचे आने के पहले से आप चार्टिकली देखोगे उसमें एक डिस्ट्रीब्यूशन टाइप पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा था। डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मली बड़े तेजी के बाद हायर लेवल पे जो रेसिस्टेंस के आसपास हो जाता है, जिधर एक अर्ली संकेत है कि स्टॉक्स में या अंडरलाइंग में एक डाउनवर्ड करेक्शन आ सकता है। मेरे ख्याल से ऐसे ही एक पैटर्न फॉर्म हुआ था अराउंड 370-75 के आसपास, उसके बाद में आज गिरावट तो दिखने को मिला है। मुझे लगता है कि और भी एक गिरावट जारी रहेगी शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टू नियर टर्म के लिए। उसका नजदीकी नियरेस्ट सपोर्ट रहेगा 275 का। सोम डिस्टिलरीज को लेकर ये व्यू।
कुछ और स्टॉक क्योंकि आज देखने के नतीजों के दम पर ही आज ट्रेड निकल के आ रहे हैं, मतलब बाकी रिकवरी बाजार ने दी है, फिर से 19,600 के आसपास स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है। निफ्टी बैंक अगेन 153 अंक नीचे आकर ये कारोबार कर रहा है। लेकिन आईजीएल हम सुबह के सत्र में भी देख रहे थे, वहां से कमजोरी और बढ़ी, 4.5-5% अब ये शेयर नीचे है। आदित्य, आईजीएल इसमें क्या इसको कल के लिए भी लेके जा सकते हैं क्या, जिसके शॉर्ट की पोजीशन है? देखिए आईजीएल में आई डोंट नो किस न्यूज के हिसाब से इसमें इतनी बड़ी मूवमेंट आई है, तो मैं ऐसा कहूंगा कि आज ही एक बार स्क्वायर अप कर देना चाहिए सौदा। कल एक बार फ्रेश व्यू फिर से लेंगे, क्योंकि आज ही 5% की गिरावट है और ये 490 से गिरा है, तो थोड़ा रिट्रेसमेंट हो सकता है। तो मेरा राय रहेगी कि आज एक बार मुनाफा बांध लेना चाहिए। होगी एक बार मुनाफा वसूलें यहाँ पर, लेकिन कुछ और जो फाइनेंस काउंटर्स में एम फाइनेंस जैसे काउंटर्स आए हैं, इनमें क्या करना चाहिए? ये भी काफ़ी करेक्ट हुए थे, कंसोलिडेशन के बाद थोड़ा सा चले, ज़्यादा नहीं चला एम फाइनेंस। कपिल, यहाँ पर एक ट्रेड बनता है? जी, एम फाइनेंस काफी दिनों से एक रेंज बाउंड मोमेंटम में, और उसकी जो नीचे की रेंज है वहां पे पहुंचा है, 282 पे है और 275 के आसपास है। लोअर बैंड ऑफ द कंसोलिडेशन पैच भी आ रहा है, वहां पे 200 दिन की मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेवल भी है। स्टॉक 314 से लेवल से लेकर अभी तक लगातार नीचे गिर रहा है, तो आरएसआई भी कहां ना कहां पे ओवरसोल्ड की जोन पे आ गई है। आज के दिन में पहली बार उसने ग्रीन कैंडल का रिफ्लेक्ट किया हुआ है, तो मैं एक आधा दिन और वेट करूंगा कि मेरे प्रीवियस डे के हाई को ब्रीच कर जाए, तब मुझे तब एक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि हाँ यहाँ पे सपोर्ट लेवल है और प्रेजेंस ऑफ बायर भी है। तो एक दिन मैं वेट करूंगा और उसके ऊपर का जैसे ही रुझान पकड़ता है तब ये ऑफकोर्स एक बाय कॉल अच्छा बन सकता है। इसमें एंट्री पॉइंट ढूंढेंगे, ठीक है। लेकिन इस बीच जहां तेजी से शॉर्ट्स कवर हो रहे हैं, उसमें एसआरएफ जैसे स्टॉक्स का भी नाम है। लगभग एसआरएफ भी, क्योंकि केमिकल स्पेस में अच्छा एक दबाव देखा हमने, एसआरएफ भी काफ़ी गिरा, दीपक नाइट्रेट जैसे स्टॉक्स भी अब चलना शुरू हुए। क्या एसआरएफ पे एक ट्रेड लेकर जाना चाहिए यहाँ से, आदित्य? बिल्कुल, आपने काफी अच्छा ढूंढा है। एसआरएफ में एक बेस फॉर्मेशन बन रहा है और एक बड़े करेक्शन के बाद अब स्टॉक में अक्यूमुलेशन के साइंस देखने को मिल रहे हैं। तो 2254 में बाय करना चाहिए एसआरएफ को, और स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 2200 का। टारगेट रहेगा 2300 से 2400। चेक शेयर्स और पता करते हैं। एसआरएफ पे तो ऑलरेडी व्यू पॉइंट आपको मिल ही गया। मेरी नज़र बार बार ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे जा रही। गुरांग सर होंगे हमारे साथ। गुरांग सर, आपने काफ़ी लंबे समय से इन कंपनीज को देखा। एक ज़माना था जब इनको ऑयल बॉन्ड मिला करते थे, फिर दूसरा ज़माना आया जब सरकार ने डीरेगुलेशन किया, फिर डीरेगुलेशन भी डिल्यूटेड होते हुए देखा, चुनाव आ जाते हैं तो डीरेगुलेशन गुम हो जाता है। लेकिन फिर भी जो भी हो रहा है, अब ये ना धीरे धीरे करके कंपनीज अपने आप को बदल भी रही हैं। अब ये सिर्फ पेट्रोलियम कंपनीज नहीं है, हमने कई मैनेजमेंट से बातचीत करने में पता लगा वे सीएनजी स्टेशंस भी लगा रही हैं अपने यहाँ पे, और हो सकता है भविष्य में ई व्हीकल्स के लिए चार्जिंग स्टेशंस भी लगाएं। आज जिस बीपीसीएल पे हम पेट्रोल भरवाते हैं ना, हो सकता है 20 साल बाद वहाँ पे अपनी गाड़ी चार्ज करवा रहे हो, वो बीपीसीएल का ही प्लांट होगा। तो आप मेरे को जरा ये बताइए कि मेरे को लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बीपीसीएल, आईओसी, एचपीसीएल ठीक लग रही है कि कंपनी आपको? तीनों ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर लंबी अवधि के लिए हमारी खरीदारी की राय है, लेकिन दिक्कत एक नहीं अनेक है। फिलहाल तो जो खाड़ी में संकट हो रहा है उसको लेकर के कच्चे तेल के दाम $90 प्रति बैरल ब्रेंट के चल रहे हैं, और उसी के करीब करीबन नाइमैक्स के चल रहे हैं। और अगर ये संकट और गहरा होता है और ईरान भी इसमें कूद पड़ता है, तो ईरान दूसरा सबसे बड़ा नेचुरल गैस और कच्चा तेल उत्पादन करने वाला देश है, और एक बहुत ही क्रूशियल ग्लोबल सप्लाई पाइपलाइन उनके ईरान के उधर से गुजरती है। वहां पर किसी भी तरह का रोक लगी या प्रतिबंध हुआ तो शायद संकट बढ़ सकता है। ऐसी परिस्थिति में, और हमारे यहाँ पर दिक्कत ये भी है कि 5 राज्यों में चुनाव है इस साल के अंत तक, और अगला साल एक बड़ा चुनाव। इस परिस्थिति में किसी भी तरह का ज्यादा बोझ या फिर भाव बढ़ाना पेट्रोल और डीजल के ऊपर प्रति लीटर थोड़ा बहुत मुश्किल लग रहा है। तो बोझ जो भरना पड़ेगा वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज या फिर सरकार को थोड़ा बहुत झेलना पड़ेगा। ये बात सही है, हर साल एक अच्छा खासा मोटा डिविडेंड सभी कंपनियां घोषित करती हैं, क्योंकि सरकार सबसे बड़ी
शेयर धारक है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और एक्सप्लोरेशन कंपनीज पर। ग्रीन एनर्जी को लेकर के, ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर के, चार्जिंग स्टेशंस को लेकर के, सीएनजी में और डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन बढ़ाने को लेकर के समय लगेगा। जो हम बात कर रहे हैं भविष्य की डिम्पी, वो इतना आसान नहीं होगा, समय लगेगा ये पूरा परिवर्तन आने के लिए। लेकिन तब तक क्या आप इंतजार कर सकते हैं, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। कर सकते हैं, डिविडेंड के आधार पर आपको निवेश करना है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन अभी तो डिसाइड कर दिया कि अगर आप कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए कर सकते हैं तो फिर ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि मैं आज 2023 के अंदर पैसा लगा रहा हूं और 2025 के अंदर मेरे को पैसा का रिटर्न वापस चाहिए, तो बहुत सी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज फिर आपके लिए नहीं है। आज 2023 के अंदर आप पैसा लगा रहे हो, 2030 तक कम से कम या फिर उससे थोड़ा ऊपर रखना चाहते हो, तो फिर ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज चमत्कार के रूप में आपके लिए एक अच्छी औषधि साबित हो सकती है। तो इस पर आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। थोड़ी देर पहले हमने आपके सामने एक ऑप्शंस का ट्रेड रखा था आदित्य ने। काफ़ी सारे लोगों को एक डाउट हो सकता है कि टारगेट कैसे ज़ीरो हो सकता है। एक बार वो प्लेट लेके आइए और मैं वापस से उसकी ज़रा कैलकुलेशंस आपके सामने क्लियर कर दूं। ये 192 पे बेचनी है। इसमें सिंपल सी कैलकुलेशन है, 50 का लॉट होता है। आप 190 192 वाली कोई चीज़ को बेचेंगे तो पूरे के पूरे पैसे आपको मिलेंगे। वो पैसे कितने हैं? 9,500 रुपये बनेंगे, क्योंकि टारगेट ज़ीरो है, आप ऊपर से माल बेच रहे हो। स्टॉप लॉस लगा हुआ 340 का, जो खरीद का रेट है और जो स्टॉप लॉस का रेट है उसमें जो फ़र्क है वो 150 रुपये का है, करीब करीब फ़र्क। और आप उसको 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7,500 रुपये का लॉस होगा। तो ये रणनीति क्योंकि नवंबर की है, 30 नवंबर डेरिवेटिव एक्सपायरी है, तो आपके पास प्रॉपर समय है। आपके पास 30 दिन एक्सपायरी के और अभी 26 तारीख की अक्टूबर जाएगा, तो आपके पास करीब 35 एक दिन का समय है। आप इसमें ले सकते हैं क्योंकि लॉट साइज 50 है, सारी कैलकुलेशन 50 से होगी। ये नेकेड शॉर्ट है पुट, यानी कि सीधा सीधा नो हेज, सीधा 190 रुपये मेरे को कमाने हैं तो मैं इस पुट को बेचने जा रहा हूँ, क्योंकि 19,500 का बेस नहीं टूटेगा, इसलिए वहाँ की मंदी शॉर्ट कर दी। ये एक सिंपल सी रणनीति आप अपनी स्क्रीन पर इस समय देख पा रहे हैं। इसमें मुनाफा और नुकसान दोनों हमने आपके लिए कैलकुलेट कर दिया। प्रियंका, आप कुछ कह रही थी, अब आप बता दीजिए प्लीज़। नहीं, मैं तो सिर्फ गौरांग की बात को कंप्लीट ही कर रही थी कि ऑफ कोर्स वो एक उनका व्यू था कि लॉन्ग टर्म में नहीं रखना, लॉन्ग टर्म के लिए रखना है नहीं। लेकिन अभी जो अर्निंग्स के वजह से शायद इन स्टॉक्स में मूव आपको दिख रही है, क्योंकि डिस्पाइट क्रूड डेरिवेटिव होने के बावजूद भी क्यों चल रहे हैं, क्योंकि इनके ऑफ कोर्स लास्ट क्वार्टर में इनके रिफाइनिंग मार्जिन्स से एक सपोर्ट मिला हुआ है। मार्केटिंग मार्जिन से ज़रूर थोड़ा दबाव रह सकता है, लेकिन रिफाइनिंग मार्जिन ठीक रहा है क्योंकि क्रूड लास्ट क्वार्टर ठीक था, तो वो एक कुशन ज़रूर मिल रहा है और इसी वजह से आपको ऑयल मार्केटिंग काउंटर्स में मूव भी दिख रही है। लेकिन आज बाजार में क्लियरली आपको अर्निंग बेस्ड ट्रिगर आज भी देखने को मिला। अच्छा पुल बैक हमने देखा, हालांकि गेंस ज़रूर इरोड हुए हैं। अब आप देखें तो बैंक निफ्टी लगभग 150 पॉइंट नीचे बंद होने की तैयारी कर रहा है और 19,600 के पास फिर से आपको निफ्टी दिखाई दे रहा है। स्मार्ट रिकवरी जरूर दिखाई दी थी, लेकिन पिछले 15-20 मिनट में गेंस इरोड भी कई सारे स्पेसेस में हैं। ऑटो स्टॉक्स कई सारे जो अच्छी तेजी के साथ आज चले, उनमें बजाज ऑटो, क्योंकि वहां नंबर्स अच्छे आए। उसी रब ऑफ में हीरो मोटोकॉर्प टू व्हीलर स्पेस का ये स्पेस है। आपको याद होगा टीवीएस मोटर, वहां पर भी कई दिनों से अच्छी मूव बनी हुई है, तो इस स्पेस में अच्छी वाइब्रेंस आपको दिखाई दे रही है। दूसरा स्पेस जो अच्छा दिखा, क्योंकि बैंक्स ऑफ फाइनेंस से थोड़ी रिकवरी आई, हालांकि अभी कुछ गेंस इरोड भी हुए हैं, लेकिन फिर भी आप टॉप काउंटर्स में अगर आप देखें तो दूसरे जो काउंटर्स हैं उसमें नेस्ले, वहां पर भी नंबर्स अच्छे आए। डिविडेंड कंपनी ने दिया, स्टॉक स्प्लिट किया और साथ ही ग्रोथ कहीं ना कहीं देखने को मिली। वॉल्यूम एक्सपेंशन की जो हमेशा एक बड़ा ट्रिगर रहता है एफएमसीजी में, उसके चलते आपने नेस्ले जैसे स्टॉक को 3.5%, तो हैवी वेट्स है ये आपने पैक्स के, उनमें अब मूव देखने को मिली। बजाज फिनेंस, फिनसर्व, ये थोड़े से इंप्रूव होके ऊपर आए और दूसरे जो काउंटर्स ऊपर आए उनमें इंडसइंड बैंक जैसे काउंटर्स, अल्ट्राटेक सीमेंट के नंबर्स अभी थोड़ी देर पहले हम बात करते, रिलेटिवली एक लोअर बेस था, जिसके चलते आपने देखा कि वहाँ पर भी अच्छे इंप्रूवमेंट हुई। और गिरने वाले काउंटर्स आज कौन से थे? क्लियरली जहां पर नंबर्स अच्छे नहीं आ रहे उनमें एक बार भी रिकवरी देखने को मिली। विप्रो आप देखें सुबह से ही वीक रहा और वीक 3% की गिरावट के साथ ही बंद हो रहा है। रेवेन्यू गाइडेंस भी उन्होंने कट किया आगे के लिए। आज बाजार में डिफेंसिव बेट्स भी नहीं चली। पिछले 2-3 दिन से हम देख रहे थे लार्ज कैप फार्मा, चाहे सन फार्मा हो, डीवीज हो, डॉक्टर रेड्डीज हो, उनमें मुफ्ती, लेकिन आज वो क्लियरली लगाट थे। आज मेटल स्टॉक्स भी लगाट थे और आप स्टॉक्स देखें हिंडाल्को जैसे स्टॉक्स हो, स्टील काउंटर्स में टाटा स्टील जैसे काउंटर्स हो, जेएसडब्ल्यू स्टील जैसे काउंटर्स हो, थोड़े से लगाट ही बिहेव किए। इनफैक्ट
जहाँ जहाँ थोड़ी प्रॉफिट्स बन चुके हैं, लाइफ इंश्योरेंस, HDFC लाइफ, SBI लाइफ, वो भी थोड़े से लगाट दिखाई दिए। UPL जैसे काउंटर फिर से अब 610 के पास 630 तक आ चुके थे। केमिकल फर्टिलाइजर स्पेस में जब मूव दिखी एग्रो केमिकल, और इसको प्रेशर एक्चुअली ओवरसीज मार्केट से भी आता है और अब अर्निंग बैक्ड ये मूव्स भी हैं, तो एक रेंज में ही आपको एक कैप्ड मूव ही दिखाई दी UPL में। अब फिर से आप 610 के तरफ वापस लौटते हुए दिखाई दिए। मिड कैप मार्केट में कहाँ अच्छी मूव थी। एस्ट्रल के नंबर्स अच्छे थे लेकिन प्रॉफिट बुकिंग क्लियरली दिखाई दी, 5-5.5% की दबाव वहाँ दिखा। गैस काउंटर्स चल चुके थे, उनमें आपको प्रॉफिट बुकिंग दिखी। इनफैक्ट पॉलीकैप में भी 2% की प्रॉफिट बुकिंग आपको दिखाई दे रही है और कुछ दूसरे IT काउंटर्स में भी। इनफैक्ट मिड कैप IT हम यही बात करते हैं कि बहुत डिफरेंट व्यू है। जहाँ जहाँ रेवेन्यू गाइडेंस नहीं कट हुई है सेकेंड हाफ के लिए या फिर विजिबिलिटी ठीक दिख रही है, उन स्पेसेस में कोई दिक्कत नहीं है। परसिस्टेंट को फोर्ड जैसे काउंटर्स को आप देखें तो फैशन रिटेल काउंटर्स, टेक्सटाइल काउंटर्स, ये कुछ पॉकेट्स अब पॉकेट्स की अगर बात करें वहाँ पर आपको मूव दिखाई दी। और इनफैक्ट एनर्जी पैक के JSW एनर्जी जैसे स्टॉक भी लगातार मूव पर हैं। इनमें भी आप देखें तो वो जो पूरी पावर, एनर्जी, ऑयल एंड गैस के कैपेक्स वैल्यू चेन से रिलेटेड जितने स्टॉक्स हैं उन सब में आपने कहीं ज़्यादा गिरावट देखी ही नहीं है इस सारी मूव में भी। स्मॉल कैप के जो काउंटर्स थे जहाँ पर आज फिर से आपको 10% के लोअर सर्किट पे MMTC टॉप लूजर रहा। UTI AMC यहाँ नंबर्स आए थे, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि थोड़े से वीक थे। इनफैक्ट PVR INOX कंपनी घाटे से मुनाफे में आई, अच्छे सेट ऑफ नंबर्स थे लेकिन 2% की गिरावट यहाँ देखी। काउंटर काफ़ी चला भी है, 1400 से आप देखें 1700 आ गया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन दूसरी मूव अच्छी कहाँ मूव दिखाई दी आपको, NBCC जैसे काउंटर्स में, फर्स्ट सोर्स जैसे काउंटर्स में आपको मूव दिखाई दी। बैंक्स में RBL बैंक जैसे काउंटर्स जो अच्छे चल रहे हैं, जिनके नंबर्स भी अच्छे एंटिसिपेटेड हैं, वहाँ पर अच्छी मूव दिखाई दी। सो ओवरऑल बाजार में दोनों तरह के ट्रेड्स दिखे। मॉर्निंग में आपको हालांकि फर्दर शॉर्ट का मौका तो नहीं मिला लेकिन रिकवरी प्ले अच्छा दिखा और उसके बाद उस रिकवरी को बाजार में जो गेन्स थे वो थोड़े इरोड भी हुए, तो थोड़े से वहाँ से शॉर्ट का भी मौका मिला ट्रेडर्स को। लेकिन एक्सपायरी मूव था, दोनों तरह की मूव पॉसिबल थी और अब देखना होगा कि ये लास्ट हफ्ता भी होगा इस मंथ का। कल से जो शुक्रवार से जो शुरू होगा नेक्स्ट वीक और लास्ट वीक ऑफ दिस मंथ, तो किस तरह की पोजीशन दिखती है। अक्टूबर का लास्ट वीक, क्योंकि सितंबर वीक रहा लेकिन अक्टूबर भी अभी तक आप देखें तो बहुत बड़े गेंस नहीं दिखे हैं। लेकिन ओवरऑल बाजार में आज 19,600 को ज़रूर अभी प्रोटेक्ट किया है। निफ्टी 19,600 के ऊपर बंद होने की तैयारी कर रहा है और 43,800 के पास, इनफैक्ट 43,750 के आसपास आपको बैंक निफ्टी दिखाई दे रहा है। शो को फिलहाल यहीं समेटते हैं। हमारे सारे एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे अभिषेक और डिम्पी को दीजिए इजाजत। अगला शो कल की तैयारी आप आगे देखिए। नमस्कार।